हेलो फ्रेंड्स, ऐसे साइकोलॉजी सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। जिन छात्रों ने क्लासें ना देखी हों प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की तीसरी क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? पहला क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ऑप्शन ए सीखने का वक्र, ऑप्शन बी सीखने का पठार, ऑप्शन सी स्मृति और ऑप्शन डी अवधान। अवधान का मतलब होता है रुकावट। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति नहीं होती उसको हम लोग कहते हैं सीखने का पठार। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती तो सीखने का पठार बन जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया था। तो कोहलर ने क्या दिया था? इनसाइट थ्योरी दी थी। पावलाव ने क्या दिया था? क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया था। और गेस्टाल्ट ने क्या दिया था? गेस्टाल्टवाद एक थ्योरी है जिसको कोहलर ने दिया था, इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ठीक है, कोहलर ने दिया था इनसाइट लर्निंग थ्योरी। समझ में आ गया? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 23। अब हम लोग समझ लेते हैं कि किसी नवजात शिशु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी नवजात शिशु में 23 गुणसूत्र माता से और 23 गुणसूत्र पिता से मिलते हैं। इस तरह एक नवजात शिशु में कुल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन फोर्थ, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क हल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने। तो क्लार्क हल ने क्या दिया था? फ्रेंड्स, क्लार्क हल ने अभिप्रेरणा का प्रलोद न्यूनता सिद्धांत दिया था 1943 में। थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और कोहलर ने क्या दिया था? कोहलर ने दिया था इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित थे? तो कोहलर ने एक अधिगम का सिद्धांत दिया था, अभी मैंने आपको बताया, इनसाइट लर्निंग थ्योरी। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक, तो फ्रेंड्स देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कोहलर ने क्या दिया था? इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी थी। थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था। स्किनर ने क्या दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। तो कौन सा ऑप्शन बचता है? ऑप्शन नंबर ए। कैटल ने क्या दिया था? तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के जो प्रतिपादक थे वो मिस्टर कैटल थे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए समझ, ऑप्शन बी अनुप्रयोग, ऑप्शन सी सृजनात्मकता, ऑप्शन डी समस्या समाधान। एक कीवर्ड हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन से, मानसिक उद्वेलन। कौन सा है? मानसिक उद्वेलन। और मानसिक उद्वेलन किससे संबंधित होता है? क्रिएटिविटी से संबंधित होता है, सृजनात्मकता से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ऑप्शन ए अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। ये 3 ऑप्शंस में से फ्रेंड्स अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, इसको भी हम समझ लेते हैं, सामान्यीकरण का सिद्धांत और समान अवयवों का सिद्धांत। तो देखिए अधिगम अंतरण का जो सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है वो 1908 ईस्वी में C.H. जुड द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है। और एक ये जो आपको दिया है अधिगम अंतरण के सिद्धांत से सम्मिलित समान अवयव का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक के सादृश्यता के नियम पर आधारित है, उसी का विस्तार रूप है। ठीक है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, यह एक अधिगम का सिद्धांत है, बट ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है वो अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट है ये। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? कल हमने इस क्वेश्चन को बताया था। मिस्टर ब्लूम द्वारा 6 स्तर दिए गए थे संज्ञानात्मक संप्राप्ति के। इसका जो न्यूनतम स्तर है वो क्या है? ज्ञान। सेकेंड स्तर कौन सा होता है? बोध।
थर्ड होता है अनुप्रयोग, फोर्थ होता है विश्लेषण, फिफ्थ संश्लेषण एंड मूल्यांकन। ठीक है, तो संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका होगा? तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग तीनों को समझ लेते हैं। क्षैतिज अधिगम अधिगम क्या है, ऊर्ध्व अधिगम क्या है और द्विपार्श्विक अधिगम क्या है। तो पहले हम लोग समझते हैं ऊर्ध्व अधिगम किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स ऊर्ध्व अधिगम ऐसे अंतरण को कहा जाता है जिसमें सीखे गए कौशल का अंतरण किसी उच्च स्तर के कौशल को सीखने में सहायक होता है। ध्यान से समझेंगे। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना जानता है, अब वो उससे बड़ी चीज़ चलाना सीखना चाहता है। जैसे साइकिल चलाना जानता है, अब वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है। ठीक है, तो ये ऊर्ध्व अधिगम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऊर्ध्व अधिगम का। ऐसा अंतरण जिसमें सीखे हुए कौशल का अंतरण किसी उच्च स्तर के कौशल को सीखने में सहायक होता है, वो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहलाता है। क्षैतिज अधिगम क्या होता है? क्षैतिज का मतलब होता है समान अवयव। समान अवयव का मतलब क्षैतिज अधिगम अंतरण ऐसे अधिगम को कहा जाता है जिसमें सीखे गए कौशल का अंतरण समान स्तरीय कौशल को सीखने में सहायता प्रदान करता है। द्विपार्श्विक अधिगम क्या होता है? द्विपार्श्विक अधिगम शरीर के जैसे बाएं अंग से सीखे गए कोई भी कौशल शरीर के दाएं अंग में सहायता प्रदान करता है, और शरीर के दाएं अंग द्वारा जितने भी कौशल सीखे जाते हैं वो शरीर के बाएं अंग को अगर वो सहायता प्रदान करते हैं तो वो द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? पहला है प्रेरणा की सीमा। किसी बच्चे के अंदर अगर मोटिवेशन होगी तो वो अधिगम का पठार नहीं बन पाएगा, सही बात है। शारीरिक सीमा एंड ज्ञान की सीमा। हमसे पूछा गया है कि अधिगम का पठार का कारण कौन सा नहीं है। ठीक है, तो स्कूल का असहयोग ये कोई भी अधिगम का कारण नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, विद्यालय का असहयोग किसी भी प्रकार के अधिगम का पठार नहीं बनाता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन दिया गया है गेट्स के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? गेट्स के द्वारा। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, बुद्धि का, पढ़ने की दक्षता का, या इनमें से कोई नहीं? तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किसका? बुद्धि का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के बारे में डिटेल से समझेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्मुखी व्यक्तित्व तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व एंड बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जिसने क्लासिफिकेशन किया है वो है जुंग। किसने किया है? जुंग ने किया है। जुंग ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा उभयमुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अगर हम आलपोर्ट की बात करते हैं तो आलपोर्ट ने भी व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया है। एक कार्डिनल प्रवृत्ति के बारे में, केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में और गौड़ प्रवृत्ति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, वंशानुगत तत्व। तो सामाजिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो शारीरिक विकास का एक जो प्रमुख नियम है वो है द्रुतगामी विकास का नियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, शारीरिक विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। हर बालक का अलग अलग शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। यहाँ हमसे शारीरिक विकास के बारे में पूछा गया था। अन्य 3 ऑप्शन शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। शारीरिक विकास प्रत्येक अवस्थाओं में अलग अलग होता है, लेकिन बालक की 4 अवस्थाओं में 2 अवस्थाएं जो होती हैं उसमें शारीरिक विकास
मंद होता है और 2 अवस्थाओं में शारीरिक विकास तीव्र होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी ऑप्शन निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये कोई विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग आंसर। ठीक है। निरंतर विकास का सिद्धांत ये सही है क्योंकि विकास निरंतर चलता रहता है। ठीक है। परस्पर संबंध का सिद्धांत ये भी सही है, विकास की सारी अवस्थाएं एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको दिया था हरलाक महोदय ने। किसने दिया था? हरलाक ने इसको दिया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? ड्रेवेल ने, विलियम मैकडूगल ने, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने एंड वुडवर्थ ने। किसने किया था? 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में किसने बताया था? विलियम मैकडूगल ने बताया था। ठीक है। इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे विद डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 21, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, किसने कहा था? डम्बिल ने, मैकडूगल, वुडवर्थ, रॉस। किसका कथन है ये? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यह कथन है डम्बिल का। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है? तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में कौन सा शामिल नहीं है? थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम बताए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। लेकिन बहु अनुक्रिया का नियम यह इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। यह सहायक नियम में शामिल है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि थॉर्नडाइक के सहायक नियम कौन कौन से हैं। सहायक नियम को ही गौड़ नियम भी कहते हैं। पहला बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा तत्व प्रबलता का नियम, चौथा सादृश्यता का नियम और लास्ट है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग चलते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? फ्रेंड्स, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया था। किसका किया था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादक उन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था? स्पीयरमैन ने। बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक, सीखने की क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बी.एफ. स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, सीखने का समग्र सिद्धांत क्लार्क हल। कौन सा इनमें से सही नहीं? तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, यह कथन बिल्कुल सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बी.एफ. स्किनर ने दिया था, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पावलोव ने दिया था, ये भी सही है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। ठीक है। सीखने का समग्र सिद्धांत क्लार्क हल ने नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, फ्रांसिस गाल्टन, रॉस, वुडवर्थ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सुजनन शास्त्र के पिता से कौन सा ऑप्शन जुड़ा है? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखेंगे। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी क्रेसमर ने। किसने की थी? क्रेसमर ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है?
सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है क्रो एंड क्रो का। किसका है? क्रो एंड क्रो का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स, जीन पियाजे के अनुसार मध्य किशोरावस्था की उम्र 13 से 15 वर्ष होती है, जो विद्रोह की भावना से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? तो देखिए, IQ इज इक्वल मेंटल एज डिवाइड बाई क्रॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है, मेंटल एज को हम लोग MA से भी डिनोट कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज, ये क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज है। ठीक है, देखिए, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।